हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए दोस्तों, 3 टेस्ट सीरीज हैं इस चैनल पे चलते हैं जिनको आपने फॉलो करना है अगर आपने ग्रुप सी का एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, पहली है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, दूसरी है उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज, और तीसरी है ये जो अभी मैं दे रहा हूँ आपको पार्ट 41 सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज। ठीक है, अगर इन 3 सीरीजों को आप जेन्युइनली फॉलो करते हैं तो मेरा यकीन मानिए एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे आपको स्वतः ही पता चलेगा कि कितनी बेनिफिशियल ये टेस्ट सीरीज हैं। इसके साथ साथ जो मेरे वरियस टॉपिक आते हैं, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, उत्तराखंड जी के वन लाइनर हैं, साथ ही उत्तराखंड के वरियस टॉपिक हैं, उनको भी मिस ना कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 41 जीके का। काफ़ी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज है इसमें, तो 15+ स्कोर करते हैं तो इट मीन्स बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित थी? तो बात हो रही है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक प्लेस मोहनजोदड़ो की। कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो ये मृतकों का टीला कहलाता है। ठीक है, मृतकों के टीले को ही मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो आप बताइए, जो इसकी इमारतें थी नगर के किस भाग में स्थित थी, ये पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन अगर आपने डीपली पढ़ा है इसको तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हमेशा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी। तो आपको पता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत ही प्लान्ड एक सिटी था उस समय। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी वो। ठीक है, और उसके बाद वैदिक जब काल आया तो वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसको याद रखिएगा हमेशा। तो आपको पता है सिंधु सभ्यता में सभी चीज़ें सुनियोजित थी, जैसे कि जो सड़कें थी वो चौड़ी थी, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी, जल प्रबंधन का उचित व्यवस्था था, जल निकासी का। उसके साथ साथ जो मकान थे बहुत अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से बने थे, ईंट से बने हुए थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बताती हैं कि वो एक नियोजित ढंग से फैला हुआ एरिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खट्टे और रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध प्रदेश कौन सा है? तो बताइए इनमें से कौन सा प्रदेश है दोस्तों जहाँ पे खट्टे और रसीले फल उत्पादित होते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है दोस्तों ये रसीले फलों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य, ठीक है दोस्तों, इतिहास में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं विजयनगर साम्राज्य से भी। ठीक है, सल्तनत जब उदय हुई थी उसमें दिल्ली सल्तनत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे विजयनगर का यहाँ पे उद्भव हुआ था। ठीक है, और एक युद्ध हुआ जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, और इस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण ईयर है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो तालीकोटा के युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है इसको। इसके साथ साथ राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसको कहा जाता है, अलग अलग नाम है। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य मूलतः समाप्त हो गया। ठीक है, तो याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, तालीकोटा का युद्ध जिसमें विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया, और 1565 में युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीकों से, आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अगला देखिए, शेख मुहिद्दीन, बख्तियार काकी एवं फरीदुद्दीन गंज ये शंकर क्या थे? तो ये 3 नाम दिए गए यहाँ पे, शेख मुहिद्दीन, बख्तियार काकी और फरीदुद्दीन गंज ये शंकर। तो ये कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ये प्रमुख चिश्ती संत थे। ठीक है, सूफी संत थे ये लोग, चिश्ती संत या सूफी संत एक ही बात है। ठीक है, तो इससे रिलेट करते थे, आपको याद होना चाहिए। शेख मुहिद्दीन चिश्ती तो बहुत फेमस थे, दरगाह पे आज भी काफ़ी लोग जाते हैं उनके। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी आंगल वॉर हुए दोस्तों, आंगल सिख वॉर हो, आंगल मराठा वॉर हो, आंगल अफगान वॉर है, आंगल बर्मा युद्ध है, आंगल गोरखा युद्ध है जो कि उत्तराखंड के इतिहास में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनकी आपको तिथि याद होनी चाहिए, ऐसे व्यवस्थित करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप इनकी डेट आपको जब याद होगी तभी कर पाएंगे। ठीक है, मैं बात करूँ प्रथम आंगल सिख युद्ध, ये हुआ था दोस्तों 1845 टू 46। ठीक है, 1845 से 46। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था 1775 से 82 तक। ठीक है, 1775 टू 82 तक हुआ था ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की, तो ये हुआ था 1839 से 1842 तक, 39 से 42 तक। ठीक है, और आंग्ल बर्मा युद्ध की मैं बात करूँ तो ये हुआ था 1824 से 1826 तक, 1824 टू 1826। अब आप बताइए इनमें से कौन सा सबसे पहले लड़ाया गया? तिथि के हिसाब से पता चल जा रहा है, ईयर के हिसाब से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो सबसे पहले लड़ा गया, यानी कि 1785 से 82 तक। चलिए बताइए इसमें जो भारत का उस समय
तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था वो कौन था 1785-82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए टाइम पीरियड पूछा है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि इस युद्ध के समय तत्कालीन जो वायसराय था या गवर्नर जनरल था वो कौन था। ठीक है, और बात करें इसमें आंगल गोरखा युद्ध रह गया, तो आंगल गोरखा युद्ध होता है दोस्तों, आपको पता ही है 1815 में। ठीक है, 1815 में सिंगोली संधि भी होती हो। ठीक है, उसके बाद तो ये याद रखनी चीज़ है आपको। अगला देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के समय उनके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता है 1906 में हुई, 1906 में। तो बताइए कौन कौन सी मांग थी उनकी और कौन सी नहीं है, पूछा जा रहा है इसमें कौन सी गलत है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, तो पाकिस्तान की मांग नहीं हुई थी इसमें, द्विराष्ट्र सिद्धांत भी नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी नहीं था इसमें, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए मुस्लिम लीग जो स्थापना की थी उन्होंने अपने हितों के लिए की थी, उस समय कोई ऐसा इरादा नहीं था कि एक पृथक हम कंट्री बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा मतभेद होने लगे थे लीडर्स में यहाँ पे आपस में, उसके बाद प्रत्यक्ष पाकिस्तान की मांग हो जाती है 1940 के आसपास। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए हुई थी कि एक अलग राष्ट्र की वो मांग चाहते थे, पहले में प्रारंभ में ऐसा कोई इरादा नहीं था उनका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, यदि मई में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा। ठीक है, खाली क्वेश्चन को देखिए रिफ्लेक्ट कर लिया, मई का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। लंदन जो है दोस्तों, वहाँ पे ग्रीनविच मानक समय उसी के आसपास से लिया गया है, और आपको पता होना चाहिए जो हमारा टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से कितना आ गया है, प्लस 5.330। ठीक है, यानी कि 5.5 घंटे हम आगे हैं ग्रीनविच समय से। यानी अगर लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो हमारा टाइम इनसे 5.5 घंटे आगे होगा, यानी कि 10 5 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, हाँ, जो ग्रीनविच टाइम है मानक समय उससे हम 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पे हैं, तो इस वजह से हमारा जो टाइम है मानक समय से ग्रीनविच के वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें किससे प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से बताइए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके विषय में अगर हमको रिसर्च करनी है, जानकारी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल सकती है। तो ये हमें भूकंप विज्ञान से मिल सकती है। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, भूकंप विज्ञान। अगला देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित क्या होता है। ठीक है, तो महाग्नीय मग्न तट का मतलब है जो महाद्वीपीय डूबे हुए तट होते हैं दोस्तों, और जो गहरे सागरीय मैदान होते हैं इनके बीच में हमेशा हमको देखने को मिलती है एक ढाल, जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका, महाद्वीपीय मग्न ढाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश की गुप्तचर संस्था है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपने। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कहाँ की गुप्तचर संस्था है। गुप्तचर संस्था का मतलब समझते हैं ना, मतलब जासूसी करने वाली संस्था, सीक्रेट एजेंसी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भारत की ये है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सीबीआई की। ठीक है, सीबीआई बोलते हैं ना, सीबीआई जांच होगी देश में, तो उसी का तो फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, और सीबीआई की मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है, स्थापना आ सकता है, कभी पूछा जा सकता है, तो सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। ठीक है, कब हुई थी, 1 अप्रैल 1963। ठीक है, चलिए वर्तमान में सीबीआई के जो प्रमुख है कौन है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को, यानी कि जितना भी हमारी जो आबादी है उसका पूर्ण लाभ मिल सके, ठीक है, इसके लिए सबसे मेन स्टेप क्या होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का या भारत का यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशलता विकास का प्रोत्साहन, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर नागरिकों में। ठीक है, तब जाके क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्किल डेवलप होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोग काम करेंगे अपने अपने टैलेंट के हिसाब से स्किल बढ़ा के, तो उससे देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कभी भी देखिए देश आगे बढ़ता है, सेवा सेक्टर जो सर्विस सेक्टर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर अभी देखिए, हमारा जो पहला प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण हब आ जाते हैं हमारे, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। ठीक है, और जो हमारे कल पुर्जे वगैरह बनते हैं, और फिर तृतीय क्षेत्र आता है जो सेवा से क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो जब देखिए बहुत ज़रूरी है कि तीनों सेक्टरों का देखिए आपस में सामंजस्य बैठाना भी किसी भी देश के लिए। ठीक है, अगला देखिए, पाठ भूमि पाई जाती है, तो पाठ भूमि, सपाट भूमि, पाठ भूमि। ठीक है,
तो पाठ भूमि इनमें से कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो पाठ भूमि मिलेगी दोस्तों छोटा नागपुर में। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, छोटा नागपुर। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए मैच करने वाला है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है यानी कि गलत वाला आपने पिक करना है इसमें। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा गलत यहाँ पे सुमेलित हुआ है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, सिंदरी जो है झारखंड में उर्वरक बिल्कुल सही है। पिंपरी जो है ये एंटीबायोटिक बिल्कुल सही है। सिंगरौली जो है जो कोयले के लिए है फेमस। नेपानगर जो है मध्य प्रदेश में दोस्तों, ये सोने के लिए फेमस नहीं है, ये कागज़ के लिए फेमस है। जो अखबारी कागज़ बनता है ना, उसके लिए फेमस है नेपानगर। ठीक है, तो ये एक रॉन्ग हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इंटरनेशनल जो हमारी पीस है और वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 51A या कौ बोलते हैं जिसको, जिसमें दिए गए हमारे मूल कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोम्पेन नामक जनजाति कहाँ पे निवास करती है? ठीक है, तो बताइए सोम्पेन जनजाति। जनजातियों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, आपको पता होना चाहिए मेन मेन जो स्टेट्स की जनजातियां हैं वो याद तो होनी चाहिए। सोम्पेन की मैं बात करूँ या सैम्पेन जैसा ज़्यादा आता है फ्लेवर, तो सैम्पेन देखिए, सैम्पेन पीने का मज़ा कहाँ पे है? जब आप बीच पे बैठे होंगे। कहाँ पे बैठे होंगे? बीच पे बैठे होंगे। ठीक है, और बीच सबसे ज़्यादा खूबसूरत कहाँ के हैं? अंडमान निकोबार के हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर है ग्रेट निकोबार। ठीक है, सैम्पेन जनजाति निकोबार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? ठीक है, तो हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जो हमारा खर्च होता है, ठीक है, ये किस में होता है दिए गए विकल्पों के आधार पर? तो इसका राइट आंसर नो डाउट बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम पेट्रोलियम के लिए आज भी बाहरी देशों पे निर्भर हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ पे पेट्रोलियम्स का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। सबसे ज़्यादा हम आयात क्या करते हैं, इंपोर्ट क्या करते हैं? पेट्रोलियम। इसी में हमारी विदेशी मुद्रा ज़्यादा खर्च होती है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? ठीक है, तो भाग 9 का रिलेशन बताइए, किससे रिलेट करता है दिए गए विकल्पों में? तो राइट आंसर इसका दोस्तों भाग 9 करता है पंचायतों से। ठीक है, पंचायतों के गठन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है पंचायत। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि नेशनल यूनिटी काउंसिल हो गई है। ठीक है, एंड इसको जो लीड करता है, नेतृत्व करता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप बात करें राष्ट्रीय एकता परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना क्या श्रेय जाता है? JL नेहरू को, यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसके फाउंडर थे। ठीक है, अब राष्ट्रीय एकता परिषद जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्यों स्थापना होगी। ठीक है, क्योंकि उस समय देखिए जितने भी स्टेट वगैरह थे, जितने भी प्रांत थे, उन सभी में अच्छे से यूनिटी हो, उसके लिए इसको अलग से एक निकाय बनाया गया था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो नेल्सन मंडेला बहुत ही फेमस नेम है, आप सभी लोग जानते होंगे। अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, काफ़ी लंबा टाइम जेल में बिताया और फाइनली जीते। ठीक है, अपनी लड़ाई को कंप्लीट किया। तो इनके नाम पर देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 से एक दिवस मनाया इनके नाम पर ही, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, जो कि प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। कब होता है? 18 जुलाई को। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और बात करें नेल्सन मंडेला की, यहाँ पे बात हो रही दोस्तों, इनको अफ्रीका में मदीबा के नाम से भी जाना जाता है। मदीबा, मदीबा एक रिस्पेक्टफुल नाम होता है किसी सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, तो मदीबा नाम से भी इनको जाना जाता है। और अन्य तथ्यों की मैं बात करूँ, नेल्सन मंडेला एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको भारत रत्न, ध्यान रखेंगे, भारत रत्न और इसके साथ साथ पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान, इन दोनों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो भारत रत्न इनको मिला था 1990 में, ये भी याद रखें। और नेल्सन मंडेला को देखिए नोबल पीस प्राइज भी मिला है 1993 में, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोबल शांति पुरस्कार 1993 में, भारत रत्न 1990 में, और इसके साथ साथ निशान पाकिस्तान भी इनको मिला है। और नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नस्ल भेद देखिए अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे वर्तमान जो अफ्रीका है, वहाँ पे क्या होता था उन देशों में? गोरे कालों के बीच भेदभाव होता था। ठीक है, उस नस्ल भेद को कम करने के लिए लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, इसलिए बहुत फेमस हो गई। अगला देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए जो भारत का पहला एटॉमिक
जो एनर्जी रिएक्टर था उसका नाम क्या था, ठीक है। तो नाम था उसका अप्सरा, ऑप्शन ए, ठीक है। और अप्सरा जो ये रिएक्टर था दोस्तों, इसको होमी जहांगीर भाभा की देन मानते हैं हम, रिएक्टर जो हम कर पा रहे हैं परमाणु ऊर्जा में इतना आज की डेट में, ठीक है। जो इसको शुरू किया वो साइंटिस्ट थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और अप्सरा जो उसमें जो पहला रिएक्टर था, पहली भट्टी थी, उसका नाम था, जो कि ट्राम्बे बम्बई में थी, ठीक है। और ये अप्सरा स्थापित हुआ था 1956 में, महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहाँ पे? ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे प्लेस है बम्बई में, ठीक है। बम्बई उस समय का नाम, वर्तमान में मुंबई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए दोस्तों, जीके के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप क्या कीजिएगा ना, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण आगे पीछे जितने भी पॉइंट होते हैं, जैसे भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था। अप्सरा को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का था। अप्सरा कब स्थापित हुआ? 1956 में स्थापित हुआ। अप्सरा की लोकेशन कहाँ पे है? तो लोकेशन ट्रॉम्बे में है, वर्तमान मुंबई में, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन के आगे पीछे जो पहलू घूमे होते हैं उनको अगर याद करेंगे आप, तो अच्छे से लॉन्ग टर्म तक याद रहता है और बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है एग्जाम में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ये था आज जीके टेस्ट 41। आई होप आपने 20/20 भी किया होगा बहुत से लोगों ने, ठीक है। आज इजी टेस्ट था, इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल सकता इसको, बिल्कुल ईजी टेस्ट था मेरे हिसाब से, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।